हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के कुछ सिद्धांत, यानी कि यदि हमको किसी भी कंपनी का या किसी भी स्कूल का या किसी भी संस्था का मैनेजमेंट करना होगा तो मैनेजमेंट करने के लिए हमें कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हेनरी प्यूर एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने मैनेजमेंट करने के कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे कि यदि हमको मैनेजमेंट करना है तो हम कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं। यदि हम इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो हम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। जिसमें पहला हमारा प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना। जब हम वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और एक एम्प्लॉय को जब हम केवल एक हिस्सा देते हैं कि हम पूरा वर्क असाइन ना करके उसको केवल अपना एक हिस्सा दे देते हैं वर्क का, उसको हम डिवीजन ऑफ वर्क कहते हैं। इसका फायदा क्या होगा, यदि हम एम्प्लॉय को केवल थोड़ा सा हिस्सा देंगे, काम का पूरा हिस्सा ना देंगे, छोटा सा हिस्सा देंगे, तो इससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उसके कार्य करने की कुशलता बढ़ेगी, क्योंकि वो एक लिमिटेड स्कोप में क्या कर पाएगा, अपना वर्क कर पाएगा। दूसरी हमारी होती है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। और मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन दोनों के बीच में क्या बनाए, बैलेंस क्रिएट करें, बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि हमारे एम्प्लॉय के पास जितनी अथॉरिटी है उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही होनी चाहिए। हम नॉर्मली घर में भी देखते हैं, यदि किसी मेंबर के पास अथॉरिटी ज़्यादा है तो उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज़्यादा होती है, और यदि अथॉरिटी कम है तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या होती हैं, कम होती हैं। तो हमें अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या बनाना होता है, बैलेंस बनाना होता है। यदि हम अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते तो फिर प्रॉब्लम्स होती है। तीसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब तो सबको पता है, अनुशासन। रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डिसिप्लिन। हर किसी संस्था के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हर किसी नियम एंड कानून होते हैं, और रूल्स एंड रेगुलेशंस हर एम्प्लॉय के, हर संस्था के, हर ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और हमारे एम्प्लॉयज को हर किसी संस्था के रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। फोर्थ है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है वन एम्प्लॉय गेट द ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन बॉस। यानी कि एक एम्प्लॉय को केवल एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर बॉस क्या होगा, अपॉइंट होगा, वही बॉस उस एम्प्लॉय को ऑर्डर देगा। इससे क्या फायदे होंगे, एम्प्लॉय के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, उसको एग्जैक्ट पता होगा कि उसे ऑर्डर किससे मिलने वाला है। दूसरा फायदा, सामने वाले का ईगो हर्ट नहीं होगा, उसे पता है मैं इस एम्प्लॉय को ऑर्डर नहीं दे सकता तो वो उस एम्प्लॉय को ऑर्डर देगा ही नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे मान के चलो हमारे स्कूल में कोई एम्प्लॉय है, मैंने उससे कहा भैया ये काम करना, मार्कर लेकर आओ ऑफिस से। वो भैया मार्कर लेने जा रहे हैं कि रास्ते में उनको किसी दूसरे ने कोई काम बता दिया, भैया यार पानी लेकर आना। अब वो एम्प्लॉय नहीं कि भाई कंफ्यूज हो जाएगा कि वो पहले मार्कर लेकर आए या पहले पानी लेकर आए, क्योंकि यदि वो एक का काम नहीं करेगा और दूसरे का काम कर देगा तो पहले वाले का ईगो हर्ट होगा। लेकिन यदि हमें पता है पहले से का हम इस एम्प्लॉय को ऑर्डर नहीं दे सकते तो फिर हम उस एम्प्लॉय को ऑर्डर नहीं देंगे। इसी वजह से एक एम्प्लॉय को केवल एक ही पर्सन से क्या मिलना चाहिए, ऑर्डर मिलना चाहिए। दैट्स कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। फिफ्थ हमारा जो प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वो होता है वन प्लान वन बॉस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का एक कंसेप्ट है वन प्लान वन बॉस। यानी कि हम कोई भी एक प्लान जो हमने सेट किया है, कोई भी एक योजना बनाई है, उस योजना का बॉस केवल एक ही होना चाहिए। ठीक है, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो हम प्लान बना रहे हैं, उसके ऊपर हमें केवल एक ही बॉस अपॉइंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम एक प्लान के लिए एक से ज़्यादा बॉस अपॉइंट कर देंगे तो फिर वहाँ पे इंटरफेरेंस होने लग जाएगा। इंटरफेरेंस का मतलब हर किसी की वे ऑफ थिंकिंग अलग होती है। मान के लो मैंने एक प्लान के लिए 3 बॉस अपॉइंट कर दिए तो तीनों अपनी मर्जी चलाएंगे। वो कहेगा काम इस तरीके से होना चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं काम इस तरीके से होना चाहिए। इससे अच्छा है कि हम एक प्लान के लिए केवल कितने बॉस अपॉइंट करें, एक बॉस अपॉइंट करें। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है गोल ऑफ एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का गोल, और जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है संस्था का गोल। एम्प्लॉय का गोल और संस्था का गोल दोनों का सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि जो हमारी संस्था चाहती है वही हमारे एम्प्लॉय की भी इच्छा होनी चाहिए। यदि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी, क्योंकि जो संस्था होती है वो पूरी की पूरी किस पे टिकी होती है, एम्प्लॉय पे टिकी होती है। तो यदि संस्था का गोल और एम्प्लॉय का गोल एक ही डायरेक्शन में होगा तो संस्था इजीली अपने गोल को क्या कर सकती है, अचीव कर सकती है। लेकिन यदि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी तो वो अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगी।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा 7th प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है कि जो हम अपने एम्प्लॉय की जो सैलरी फिक्स करते हैं, जो वेजेस फिक्स करते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी होना चाहिए कि क्या हम एम्प्लॉय को जितनी सैलरी दे रहे हैं वो उतनी डिजर्व करता है नहीं करता। एक एम्प्लॉय जितनी सैलरी, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है सैलरी एंड वेजेस, यानी कि जितनी वो सैलरी या वेजेस डिजर्व करता है उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें क्या देनी चाहिए, उसको सैलरी देनी चाहिए। तो ओवरऑल आज हमने हेनरी फ्यूल, जो हमारे साइंटिस्ट थे, हेनरी फ्यूल कौन थे, एक माइनिंग इंजीनियर थे हेनरी फ्यूल, ठीक है ना। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, उसके बाद में उन्होंने क्या किए, ये 14 प्रिंसिपल्स बनाए थे, 14 प्रिंसिपल्स थे हेनरी फ्यूल के, जिसमें हमने इस वीडियो में केवल 7 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। पहला डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा डिसिप्लिन, चौथा यूनिटी ऑफ कमांड, पांचवा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स्थ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, एंड सेवंथ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। थैंक यू स्टूडेंट्स।